नक्सल बने वसूली भाई, बस्तर में कठिन लड़ाई। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा गर्म है में। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, साय सरकार आने के बाद नक्सल विरोधी अभियान में तेजी तो आई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में नक्सलियों के मांद में घुसकर हमारे जवान, हमारे पुलिसकर्मी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। वहीं नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। और इसी क्रम में पिछले दिनों गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों की पुनर्वास नीति पर आम लोगों से कुछ सुझाव मांगने के लिए एक ईमेल आईडी और एक गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया था, जिसमें नक्सल उन्मूलन को लेकर सुझाव तो आ रहे हैं, साथ ही लोग नक्सली संबंधी अपनी समस्या भी सरकार को बता रहे हैं। अब इन सुझावों में लोगों ने बड़ी रोचक जानकारी दी है। ग्रामीणों ने बताया कि नक्सली राशन और मुर्गा बकरा तक उनके लूट कर ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नक्सली शिक्षकों के वेतन भी लूट कर ले जा रहे हैं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि इस सुझावों और जानकारियों के आधार पर हम जल्द ही आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति जारी करेंगे। तो वहीं इस मसले पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में नक्सली गतिविधियां बढ़ती है, सरकार को बस्तर में रोजगार और विकास पर ध्यान देना चाहिए। पहले आपको सुनाते हैं दोनों नेताओं के बयान, सुनिए। सुझाव आए हैं, अजीबोगरीब बातें आई हैं। मैं अब आपको उसमें क्या क्या बताऊं कि शिक्षकों की तनख्वाह भी लूट ले जा रहे हैं नक्सली, वह भी आया है। गांव वालों के घरों से मुर्गे और राशन भी ले जा रहे हैं, वह भी आया है। अजीब सी बातें, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आइडेंटिफिकेशन किसी का नहीं किया जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। सारे जो जानकारियां हैं, मतलब पहले ही कह दिया गया था कि ये जो जानकारी है ये आप व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए इसके पीछे कोई आइडेंटिफिकेशन का काम ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही नक्सल गतिविधियाँ बढ़ी है। सरकार जो है वास्तव में नक्सली उन्मूलन करना चाहते हैं तो वहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए, वहाँ के लोगों को ज़मीन से जंगल से जोड़ने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मुद्दों पर फेल है। चलिए, इस पूरे मसले पर सरकार का काम करने का तरीका अपना है, विपक्ष का वार करने का, एक पलटवार करने का तरीका है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या नक्सली भी वसूली करते हैं? जी हां, सच बात है, प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं। और अगर ग्रामीणों ने सुझाव भेजे हैं इस तरह के, तो इसमें तो कोई दौमत नहीं है कि नक्सली इस तरह से बकरी और मुर्गे चुरा रहे हैं ग्रामीणों के। सरकारी जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनके वेतन को भी ले रहे हैं। करेंगे इसी मसले पर चर्चा, जो सवाल इर्द गिर्द इसके घूम रहे हैं। पहले आपको जल्दी से मेहमानों से मिला देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पैनल में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस नेता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि सत्ता में आपकी पार्टी है, और बड़ा मुझे भी जब सुबह पता चला विजय शर्मा साहब ने जब ये बात कही कि नक्सली इस तरह से वसूली कर रहे हैं, बकरा मुर्गी चुरा रहे हैं, तो कई सवाल मेरे भी जहन में आए। लेकिन तथ्य की बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नक्सली भी इस तरह से लेवी वसूली करते हैं? और अगर यह बात सच है, बेशक सरकार इस नक्सली उन्मूलन की तरफ काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्थानीय प्रशासन फिर क्या कर रहा है? वो इसे रोकने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि एक ज्वलंत मुद्दे पर मुद्दा गर्म है, और वाकई में गर्म है। इतना गर्म हो चुका है कि नक्सली अपनी मांद छोड़कर, अपनी जंगल की जगह छोड़कर अब वो कस्बे की तरफ लौट रहे हैं और भोले भाले ग्रामीणों से लेवी वसूल रहे हैं, लूट रहे हैं। उनकी जो कुकट या जो खाद्य सामग्री है उसे लूट कर ले जा रहे हैं। ये अंतिम लड़ाई है, और जब खंदक की अंतिम लड़ाई होती है तो विरोधी बहुत बौखला जाता है। नियत नेल्लार की बात करें या हम बात करें लोन वर्राटू की, जो दो स्कीम आई है, नक्सलियों के जो नए रंगरूटों की भर्ती होती थी, वो स्थानीय युवकों को भर्ती करते थे, वो तो हो नहीं पा रहा है। बल्कि जो पिछले 4 से 5 वर्षों में जो आए थे, वो उनके जो कैडर्स हैं वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। और बहुत सारे खुशखबरी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आत्मसमर्पण करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज तैयार खड़ी है नक्सलियों की। तो अभी नक्सली बहुत हतप्रद है, व्याकुल है, और वो जान चुके हैं कि उनकी जो सप्लाई लाइन थी, एक होती अर्बन लाइन
लाइन जहां से उनको अर्बन सपोर्ट मिलता है। एक लाइन होती है जो हवाई लाइन, जैसे जी स्वामी से लेकर तमाम लोग जो पकड़े जा चुके हैं, अभी जमानत पर है सुप्रीम कोर्ट के, और उनके ऊपर हाई पावर सिक्योरिटी उनको देखी जा रही है कि कहाँ कहाँ उनकी गतिविधियां हैं। या जो दूसरे जो कहना चाहिए ग्रामीण नेटवर्क, तो उसको भी हम तोड़ रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक कहा है कि भाजपा आती है तो नक्सली हमले होते हैं, जरूर होते हैं, इसलिए होते हैं कि हम ये अंतिम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार से पंजाब से आतंकवाद को हटाया, सीमा पार से हम आतंकवादियों को 99% नेस्तनाबूद कर चुके हैं, अब थोड़े बहुत बचे हैं। तो ये जो वित्तीय मदद करना, ये सारी चीज़ों, ये सप्लाई लाइन, चेन लाइन हम खत्म कर चुके हैं। और जो ये 2 स्कीम है, मैं सुचिता से स्वीकार करता हूं कि हमारी जो इसके पहले भी स्कीम थी जिसे कांग्रेस और भाजपा मिलके एक ऐतिहासिक था, जो हम नेता प्रतिपक्ष और रमन सिंह जी डॉक्टर साहब एक साथ जाते थे। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, नहीं तो वो भी बहुत हद तक हम पहुंच चुके थे। तो जो नक्सलियों के जो रेड कॉरिडोर है, आप देखिएगा तिरुपति से लेकर नीचे तक, भारत के नीचे तक जो 7 उस राज्यों में था, अब वो खात्मे की ओर है और संयुक्त जो कमांड की बैठक भी हो रही है, तो बिल्कुल समाप्ति की ओर है। और इसीलिए सुखबुगाहट में इस प्रकार के भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। सिरे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, सवाल लेके मैं लौटूंगा। राजीव जी ने अपना पक्ष रखा है। अमित जी, राजीव जी ने, बेशक सत्ता में उनकी पार्टी है, उन्होंने अपना तर्क रखा है और बेशक ये सियासत का विषय भी हो सकता है, मुझे पता है आप सवाल भी उठाएंगे, लेकिन 5 साल आप भी सत्ता में रहे, आपको भी अनुभव है सरकार चलाने का और नक्सलियों की हरकतों का। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद ये जो नक्सलियों का लेवी वसूली तंत्र है, ये इतना मजबूत कैसे है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या राय रखते हैं आप अमित जी? देखिए, निश्चित तौर पे जब हमारी सरकार यहाँ पर प्रदेश में 5 साल थी, तो हमने जब इसकी समीक्षा की और नीति और रणनीति बना के जब हमने काम करना स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले देखा कि इसको रोकने के लिए चुनौतियां क्या है और इसका समाधान क्या है। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से वहाँ पर इस समस्या की जो 67 से नक्सलवाद से जो शुरू हुई थी, उसके बाद आते आते जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे 2008 तक, तो ये 233 जिलों में पसर गई थी ये समस्या। और अभी लोकसभा में जब प्रश्न उठा था पिछली सरकार के समय में, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था कि सिर्फ अब 46 जिलों तक ये समस्या रह गई है। राजीव भाई ने ठीक कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है। और दीपक जी, आप स्वतः ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं और कि ये समस्या मिलकर लड़ने की समस्या है, और लगातार हमारी सरकार ने भी वो काम किया और विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के हमने काम किया। हम बस्तर में गए, लोगों के बीच में गए, उनकी समस्याओं को सुनी, उनकी व्याथाओं को सुनी, उनकी पीड़ा को देखा, उनकी तकलीफ को देखा और लगातार उस पर हमने वर्क करना स्टार्ट किया। और बिल्कुल उस समय मुझे ये बात अच्छी लगी अमित जी कि आप कह रहे हैं कि मिलकर लड़ने वाली है समस्या, लेकिन फिर आप ही की पार्टी के नेता ये क्यों कह देते हैं कि बीजेपी की सरकार आती तभी नक्सली गतिविधियां बढ़ जाती है? निश्चित तौर पे आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने कहा कि हमारे समय में ये 14 जिलों में ये समस्या थी, और राजू भाई मेरी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि अब ये 1 या 2 जिलों तक ही सीमित हो गई है, क्योंकि हमारी नीति और रणनीति सफल हुई। हम जनता के बीच में गए और जनता के बीच में जाके हमने जब काम किया, चाहे जब हमने उनकी ज़मीनों को लौटाया, उनमें विश्वास आया, ये तो हमारी अपनी सरकार है। और जब हम उनके बच्चों की हमने स्कूल रीओपन किए, हमने जब उनके बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की चिंताएं की, उन्हें लगा ये हमारी अपनी सरकार है, और लोग आत्मसमर्पण भी किए, मुख्य धारा में जुड़े भी, और लगातार एक तो हमने उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया काम करके, दूसरा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया दीपक जी, हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई, पुल पुलिया बनाए, स्कूलों को रीओपन किया, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए हमने काम किया। और मैं आपको बता दूं, जब एक समस्या को हमने गहन चिंतन किया, सूक्ष्म तरीके से जब हम उस पर गए, तो लगातार हमें एक चीज समझ में आई कि ये समस्या क्यों बढ़ गई थी। 7 राज्यों से घिरा हुआ हमारा स्टेट है, और उसके बाद जब ये यहाँ पर नक्सली हमला करते हैं, दूसरे स्टेट में चला जाते हैं, तो लगातार उसको एक केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार, सभी ने मिलके जब यूनिफाइड कमांड के माध्यम से जब सब ने बैठ के डिस्कशन किया और जब सब मिलके उन्होंने काम किया, तो अब आप देखिए 233 जिले से अगर 46 जिले में आ जाती है, तो निश्चित तौर पर। और आपने कहा कि हमारे नेता क्यों कहते हैं,
क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है, हम प्रश्न नहीं उठाते हैं। यही मैं बताना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, जब हमारी जांच कमेटी उस गांव में जाती है और जब वहां की जनता प्रश्न उठाती है कि ये गलत तरीके से यहां पर हमारे गांव के बच्चे को, गांव के लड़कों को मार के उसको नक्सली बताया गया है, तो क्या हम प्रश्न भी ना उठाएं विपक्ष के नाते? तो दीपक जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, हम विपक्ष तो आईना है, हम आईना ही दिखाएंगे, और आईने में अगर किसी को बदसूरत अगर बेदाग चेहरा ना देखना हो तो वो चेहरे आईने के सामने से हट जाए। बेशक विपक्ष आईना दिखाए, और बीजेपी भी जब विपक्ष में थी आईना दिखाया था, और बेशक सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन दर्शकों के लिए मैं ये भी बात बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है तब से आप ये भी इसे इत्तेफाक कहें या फिर ये कहें कि बीजेपी का शासनकाल बड़ा रहा है। अजित जोगी के शासनकाल को हम हटा दें तो 15 साल रमन सिंह सत्ता में रहे, अब साय सरकार बीजेपी फिर सत्ता में आ गई, भूपेश बघेल 5 साल रहे। राजीव जी, मैं आपसे लूंगा कमेंट, इस पर आप अपनी बात रखिएगा। मनीष जी को भी मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूं, वो भी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। मनीष जी, आपने भी हमारे दोनों प्रवक्ता मेहमानों की बातें सुनी, मसला क्या है वो बड़ा क्लियर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार खुद ये बात एडमिट कर रही है, गृह मंत्री अगर खुद ये बात कह रहे हैं कि नक्सली इस तरह से ग्रामीणों के बकरे मुर्गी चुरा रहे हैं, शिक्षकों के वेतन का एक हिस्सा ले रहे हैं, नक्सलियों के इतने बुरे दिन आ गए, ये इससे पता चलता है। और बीजेपी सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो जरूर नक्सलियों के खात्मे की बात सरकार कर रही हो, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम और गृह मंत्री का ये बयान क्या बताता है, क्या मायने निकालें इसके? दीपक जी, जैसे कि आपने कहा है कि नक्सलियों की लेवी वसूली या ग्रामीणों के साथ जो वो लूटपाट या उसको अपन दूसरे रूप में भी करना है, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। जब से नक्सलवाद पैदा हुआ है, देखिए नक्सलवाद वामपंथी विचारधारा की एक शाखा है जो कहीं ना कहीं हिंसा पर विश्वास करती है। तो जिस तरीके से समाजवादी तरीके से वामपंथी हर चीज को जो है वो इलाके में वसूली करते हैं, लोगों से अगर कोई खेती करता है तो उसका एक हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं अपनी संगठन के खर्चे के लिए लेते हैं। जो टीचर्स जो है वो वहां पर काम करते हैं, जो गाड़ियां जाती है, और मैं बताऊं आपको, तेंदुपत्ता नक्सलियों की वसूली का सबसे बड़ा माध्यम है जी। जिस तरीके से अभी चाहे सरकार कुछ भी दावा करे, देखिए इस बार भी तेंदुपत्ता की दरें जो सरकार ने बढ़ाई हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जब तक सरकार को समझ में आता तब तक नक्सली ले उड़े थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि नक्सली वसूली करते हैं और वो चलाते हैं। देखिए कोई भी बड़ा संगठन होगा, उस संगठन के अपने कुछ खर्चे होते हैं और संगठन को आगे चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे कोई सरकार तो देगी नहीं, या पैसे कोई दूसरी जगह से तो आएंगे नहीं। तो जब आपको संगठन चलाना है और आप एक आइडियोलॉजी के साथ जब संगठन चलाते हैं, तो संगठन चलाने के लिए आपकी जो कंपल्सन्स है, वो कंपल्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की वसूली पर निर्भर करती है। और यही कारण है कि आज इस वसूली के बूते नक्सली एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। पिछले 4 दशकों से नक्सली इसी वसूली के दम पर क्या नाम है अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किए हैं। सरकार कई बार स्वीकार भी कर चुकी है। अभी चूंकि गृह मंत्री जी ने पहल की है तो उससे कुछ नए तथ्य भी आ रहे होंगे। निश्चित रूप से उन नए तथ्यों पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल यह भी है कि अगर ठीक है, किसी भी संगठन को चलाने की जरूरत तो पड़ती है संसाधनों की, लेकिन जब किसी संगठन में खाने पीने के लाले ही पड़ जाए तो उसका फिर अंत क्या होगा ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन नक्सली पहले भी लूटपाट करते थे, लेकिन खाद्य सामग्रियों को जिस तरह से वो लूट रहे हैं, यानी ये बताता है कि नक्सलियों के सामने अब खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, उनके सामने अब खाने पीने की भी बड़ी गहरी समस्या आ रही है। तो क्या सच में अब नक्सलियों के खात्मे की तरफ हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है? इस लाल साए के आतंक से हमें जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए 2 प्रश्न हैं इस पर। एक तो यह है कि क्या नक्सली कमजोर हो रहे हैं या नक्सलियों से मुक्ति हो सकती है। जिस तरीके से सरकार अभी आक्रामक है और जिस तरीके से फोर्स लगातार अटैक कर रही है, निश्चित रूप से नक्सली बहुत कमजोर हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट भी होना पड़ा है। कुछ इलाके खाली भी करवा चुकी है सरकार। देखिए पिछले दिन आईजी बस्तर से बात हो रही थी, तब पहले उनका कहना यह था कि लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में नक्सलियों का की अपनी लगभग हुकूमत चलती थी या उनका प्रभाव क्षेत्र था। अब बमुश्किल 4-4,500 स्क्वायर किलोमीटर के पैच बच गए हैं जहां पर नक्सलियों का आज भी प्रभाव है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से नक्सली संगठन की जो वर्किंग है, जो लोग जानते हैं, निश्चित रूप से नक्सली जहां पर भी कैंप लगाते हैं वो अपना खाना पीना कम बनाते हैं और ग्रामीणों से मांग करके ही खाते हैं। नक्सलियों की ये एक परंपरा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां अभी पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो अर्बन नेटवर्क है उसको तोड़ने की आज भी जरूरत है, ताकि नक्सलियों की कमर टूटे और ये जो नक्सलियों को जो सप्लाई चेन है ये कहीं ना कहीं अर्बन इलाके से प्रभावित है और इस पर जो है ज्यादा प्रहार करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात आपने मनीष जी कही है और इसी सिरे को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहूंगा राजीव जी, अमित जी के उस सवाल का जवाब का भी आप अपना पक्ष रखें उस पर भी। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, आपने कहा कि अब नक्सलियों का अंत निश्चित है, तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह आम चुनाव के पहले जब आए थे और उन्होंने जनता से जो वादा किया था कि 2-3 साल में हम खत्म कर देंगे नक्सलवाद, उस आधार पर आप कह रहे हैं या सच में ऐसा कुछ काम सरकार कर रही है जिससे आने वाले 2-3 साल से समस्या से ही प्रदेश को मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, कहावत है देयर इज वे। अगर चाहत है उस चाहत को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए पूरी कार्य योजना आप देखेंगे तो आए दिन गए पहले सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट होता था। पाकिस्तान की छद में जो लड़ाई होती थी वो यहाँ पर घुसकर यहाँ पर बंबई जैसे शहर में घुस जाते थे। हम केवल अमेरिका के सामने जाकर याचना करते थे, देखिए क्या कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन अब देखिए, हम तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। कोई भी आतंकवाद उसको खत्म कर देना, चूंकि लाल आतंकवाद एक छद्म युद्ध है, उसमें शत्रु कौन है हमको समझ में नहीं आता। चूंकि जो शैडो वार होता है, शैडो वार में बहुत सारी दिक्कतें होती है। हम लार्ज स्केल पर ऑपरेशन नहीं कर सकते, हमारे अपने मारे जाते हैं। आप देख रहे हैं जब नक्सली मारे जाते हैं तब भी कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि ये नक्सली नहीं थे, बाद में फिर बयान बदलता नहीं नक्सली थे। हमको अपने जवानों पर गर्व है, तो ये जवानों पर गर्व करते रहिए, क्योंकि ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसकी पूरी कार्य योजना तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है, एक्शन तैयार है, वॉर ऑफ एक्शन। जिस प्रकार से अर्बन नेटवर्क को तोड़ा, जिसमें मनीष जी ने बोला कि अर्बन नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, अपर अर्बन नेटवर्क जो दिल्ली में बैठे हुए थे, इनके बहुत सारे कुख्यात लोग जिन्हें हम लोग जेलों में डाला, उनके मनोबल को तोड़ा। जब मनोबल ऊपर से टूटता तो नीचे तक टूटना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से कश्मीर के आतंकवाद को हटाया, पंजाब के आतंकवाद को खत्म किया, नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद जो थोड़ा बहुत अल्फा से लेकर तमाम आतंकवादी वो हम खत्म कर रहे हैं। मणिपुर में थोड़ा सा वापस सर उठा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्नेह ये जो छद्म वार है उसे हम खत्म कर रहे हैं। केवल कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है, और करने के लिए यही हम वार कर रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से महेंद्र कर्मा जी और रमन सिंह जी ने सलवा जुडूम का बीड़ा उठाया था, एक अच्छी बात थी कि लाल आतंक को लेकर, वामपंथी आतंक को लेकर पक्ष विपक्ष एक जीप में सवार होकर जा रहे थे। लेकिन अभी ये जो कांग्रेस की लीडरशिप आई है वो कोई भी किसी भी देश हित के मामले पर भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है। एक राजनीतिक बिंदु है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि कोई भी इतिहास है, लोगों वाला समझौता हुआ था, हमने साथ दिया था जो पंजाब के आतंकवादी को के ऊपर था। लाल डेंगा का जब इंदिरा जी के साथ समझौता हुआ, हम साथ में खड़े थे, हमने कहा ठीक है देश हित में आप समझौता करिए। लंदन में वो समझौता हुआ था। इसी प्रकार ये लाल आतंक की अगर लड़ाई चल रही है तो कांग्रेस को चाहिए, उन्होंने भी शहादत दी है, हमने भी शहादत दी है, तो मिलकर लड़े। इससे राजनीतिक मसला नहीं बना कि ये हमला नहीं था, ये हम इसको मानने से इनकार कर देते हैं। ग्रामीणों ने कहा, अरे ग्रामीणों के अंदर भी ये छद्म युद्ध है, बहुत सारे नक्सली बैठे हैं, तो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सोच कर समझ कर हम एक्शन ले रहे हैं। और आने वाले समय में जो यूनिफाइड कमांड की लड़ाई है, जो जिस प्रकार से हम लोन मराठू अभियान चला रहे हैं जिसे नक्सली आत्मसमर्पित कर रहे हैं, 382 नक्सली मारे जा चुके हैं। तो आपको समझना होगा कि लड़ाई अंतिम दौर पर है। और बस्तर में रहकर बस्तर की स्थिति मनीष जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि वाकई में अंतिम लड़ाई है। अब बात यहां तक आ चुकी कि अनाज लूट रहे हैं और उनका जो टेरर फंडिंग है वो भी खात्मे की ओर अग्रसर है। तो निश्चित रूप से सुनहरा दिन आ रहा, सुनहरी सुबह आ रही है जिसमें नक्सली मारे जाएंगे और वापस वो स्वर्णिम बस्तर हमारे पास आ रहा है। चलिए, युद्ध स्तर पर सरकार लड़ाई लड़ रही है और शायद यही कारण है बीजेपी खत्म की बात कह रही है। लेकिन महेंद्र कर्मा का आपने जिक्र किया और मुझे झीरम कांड की वो याद आ गई बात, और वही झीरम कांड जिसके जख्म अभी भी भरे नहीं है, इन्हीं नक्सलियों ने उस वारदात को अंजाम दिया था। बहरहाल अमित जी अपना पक्ष रखें। देखिए, कहते हैं ना दीपक जी, हम वहाँ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते।
बहुत लंबी तकरीर थी, मुझे उम्मीद है आप भी समय देंगे। मेरे विद्वान प्रवक्ता ने बहुत सारी बातों को रखा। इन्होंने स्टार्ट किया पाकिस्तान में घुस के मारने की बात, तो भूलना नहीं चाहिए इनके कार्यकाल में ही लोकसभा में हमला हुआ था, पुलवामा हुआ था, और लगातार जिस प्रकार से आपने एक जीरम गया, भाजपा के शासन में ही वो दाग इनसे कभी नहीं छूट सकता। लोकसभा में हमला आपके समय हुआ था? 1 मिनट, क्षमा करिए। नहीं, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है कंफ्यूजन है कुछ आपको। और रही बात जिस प्रकार से गृह मंत्री की बेटी को जो लेके गए थे इनके कार्यकाल में, हमारा नहीं, जनता दल की सरकार। एक मिनट सुन लीजिए, आप अलायंस सरकार को दूर से समर्थन, आप अलायंस में थे, आप अलायंस में थे, सुन लीजिए। एक मुझे लगता है कि डिस्टर्ब करना, आपने कहा, मैं बड़े धैर्य से सुना। अब आपने लगातार जो पॉइंट्स आपने रखे, मैं सिलेवार उसका जवाब देना चाहता हूं राजीव जी। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि जो केंद्र में बैठी हुई लीक सरकार है, इसमें सारी चीज़ें लीक होती है, और यहाँ पर बैठी हुई उसकी डबल इंजन की वीक सरकार, इसे समझ में नहीं आ रहा है दोनों को मिलकर कोऑर्डिनेशन में करना क्या है। अभी राजीव जी ने बहुत सारी बातों को कहा, निश्चित तौर पे बस्तर शांत होना चाहिए, वहाँ के जवानों के हम साथ हैं, उनके शौर्य को हम सलाम करते हैं, मैं उनको नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, क्योंकि लगातार वो हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की इनकी रणनीति है, कभी बिल्कुल अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने कहा कि जिस प्रकार से इनके अर्बन नेटवर्क को तोड़ना पड़ेगा, निश्चित तौर पे हमने पहले भी कहा था कि ये टोल वसूली जो होती है, इनको कहाँ से दवाइयाँ मिलती, इनको कहाँ से फंडिंग होती है, हमारी सरकार में भी बहुत सारी उसमें चीज़ें सामने आई थी और हमने कार्रवाई करी थी। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल टूटना चाहिए और जनता, बस्तर शांत होना चाहिए। बस्तर इतना खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों को मिलकर वहाँ पर लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन लड़ाई पारदर्शिता से लड़नी चाहिए। ये नहीं कि आप अपना श्रेय लेने के लिए, अपना प्रमोशन लेने के लिए अगर आप कोई करते हैं, मुझे लगता है वो दुखद पहलू नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, 3 करोड़ जनता आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स दीपक जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कहना चाहता हूं कि इनको जी बिल्कुल संक्षेप में, मुझे लगता है जो 7 राज्यों से जुड़े होने के कारण गांव का विकास इनको तत्काल करना चाहिए। गांव के लोगों को जो जमीन लेते हैं उसको उचित मुआवजा देना चाहिए, जहां से, एक मिनट, जहां से असंतोष ना फैले, करप्शन कम होना चाहिए और सरकारी योजनाओं में करप्शन कम होना चाहिए, स्मार्ट लीडरशिप बनाना चाहिए, एग्रेसिव स्ट्रेटजी बना के काम करना चाहिए, मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर चलाना चाहिए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए, हार्मलेस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, एक्शन प्लान फॉर थ्रेट, जो लोगों को वहां पर थ्रेट मिलता है उस पर इनको काम करना चाहिए, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। अगर मतलब किसी को भी लगता है, कहते हैं ना एक्शनेबल इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंस मजबूत करना पड़ेगा कि कैसे वहां के लोग आपसे जुड़े, आप घटनाएं वहां पर कम हो और लगातार यहां से वॉकआउट करके वो जाएं, यहां से उनका खात्मा हो। ये हम सब की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, क्योंकि हमारा बस्तर बहुत खूबसूरत है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आपको प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाएंगे, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है, लेकिन अगर वहां के लोग कहेंगे कि आपने झूठा मारा है तो आपको माफी मांगना पड़ेगा और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। आतंकवादियों पर कार्रवाई होती दीपक जी, तो दिग्विजय सिंह जी ने बोला कि सोनिया जी रो रही थी, कश्मीर के आतंकवादी उस पर हुआ, उस पर प्रश्न। अरे आप तो पीडीपी के साथ सरकार चलाए हो, चलाइए, यही तो आपका चाल चरित्र और शहर है। प्रश्न मत कहते ना, जब आप करते हैं तो सब सही है, नहीं, और दूसरा कोई करे तो आप प्रश्न उठाते हैं। आपका सहयोग चाहिए। अरे हम आपके साथ हैं, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम छत्तीसगढ़ जी, आपका सहयोग चाहिए, आपके पार्टी का सहयोग चाहिए, हम बस्तर को लेकिन हर ऑपरेशन के बाद यदि आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, अगर वहां की जनता सैनिक बल का सैनिक है, मैंने कहा ना, हम जवानों के शौर्य को सलाम करते हैं, हम सलाम करते हैं, लेकिन अगर आप गलत कार्रवाई करेंगे, झूठी कार्रवाई करेंगे, जनता प्रश्न उठाएगी, साथ में आइए, के नाते हम प्रश्न तो उठाएंगे, साथ में आइए। चलिए, ये एक बड़ा मसला हो सकता है। हमारे सत्ताधारी दल और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेहमान इस पर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, अमित जी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारा सहयोग रहेगा और हमारा छोड़िए साहब, प्रदेश की 3 करोड़ जनता भी आपके साथ है, वो अपनी तैयारी करके ईमानदारी से काम करिए, पॉइंट्स रख के लाएं। लेकिन दूसरी तरफ राजीव जी का भी कहना है, तमाम तथ्यों के साथ वो बात कर रहे हैं कि किन मुद्दों के कारण, किन घटनाओं या प्लानिंग के तहत वो इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। अच्छी चर्चा रही, बहुत शुक्रिया राजीव जी, अमित जी और मनीष जी, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा गरम है में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।